आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल बारी। देश में इस वक्त एक चुनाव एक देश को लेकर के बहस चल रही है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बात शुरू हुई हो। हालांकि अगर देखा जाए 1967 से पहले तक, यानी आजादी के बाद से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का तरीका अपनाया जाता रहा। लेकिन एक बार फिर से ये बीच बीच में ये बातें सामने आती रही कि एक देश और एक चुनाव हो। लेकिन एक चुनाव किस तरह से हो, क्या इस वक्त जो एक चुनाव की बात की जा रही है, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बात कही जा रही है कि एक साथ होंगे, और उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक साथ हो जाते हैं तो जाहिर है कि विकास का जो पहिया इस बीच में थम जाता है, वो जो है गति को आगे बढ़ेगा, गति अख्तियार कर जाएगा। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि शायद इससे बड़े पैमाने पर पैसों की भी बचत होगी। कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से एक बार फिर से ये जोर पूरा मुद्दा पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के सवाल भी कई तरह से खड़े किए जा रहे हैं। सरकार की नीयत पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या इस समय ये व्यवहारिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरह की चुनौतियां इस समय आएंगी। तो कई तरह के सवालात भी यहाँ पर हैं। आज हम इसी चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नूर मोहम्मद साहब हैं, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट फुजैल अहमद अयूबी साहब हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब भी हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि आखिर राजनीतिक तौर पर अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए, उसके क्या कुछ असरात इस वक्त पड़ते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से, चूंकि ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, चूंकि सरकार ने पहले जो है वन नेशन वन इलेक्शन को सामने रखते हुए शायद ये एक विशेष सत्र, कहा जा रहा है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जो 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ जो है इस तरह पर इस बिल को लेकर के बातचीत की जाती है, की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक कमेटी गठित कर दी गई है। उस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब करेंगे, और उनके साथ पूरी एक 8 सदस्यीय टीम है जो इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ेगी, विचार करेगी, और जो कुछ तय होगा उसके बाद जो है इस पूरे मामले पर तय किया जाएगा। सबसे पहले हम अदीब साहब आपके पास आएंगे और आपसे चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सरकार का ये जो कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अदीब साहब। मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी। टेक्निकल पॉइंट तो आज बहुत अहम शख्स आपके इस पैनल में है, हमारे दोस्त नूर साहब। तो नूर मोहम्मद वो आपको टेक्निकल बात बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक कोशिश है कि ये जो अगले नवंबर में 5 स्टेट में इलेक्शन होना है, इन पांचों इलेक्शन में ये ऐसा महसूस होता है, और सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पांचों सीटें हार जाएगी। तो ये इन्होंने जो एक शोबेबाजी की है कि एक कमेटी बना दी है, और हमारे हिंदुस्तान की तारीख में कोई साबिक सदर जमहूरिया इस लेवल पे जाएगा कि वो कमेटी की सरबराही करेगा, उसके नाम से एक कमेटी बनाई है। और ये पार्लियामेंट जो बुलाया गया है, जिसका आपने जिक्र किया है, यहाँ ये कहा जाएगा कि साहब एक कमेटी बनी हुई है जो इस पे वर्क कर रही है। इसलिए ये इलेक्शन जो है, ये 5 स्टेट का, इसको बढ़ाया जाए और एक जो जनरल इलेक्शन है उससे इसको मिला के इलेक्शन कराया जाए। ये मेरी एक समझ है सियासी, क्योंकि ये शोबदेबाज लोग जो हैं, इनको बड़ी मुश्किल ये है कि अगर ये कोई भी इन 5 में से अगर 3 स्टेट भी ये हार गए,
तो ये जो परसेप्शन इन्होंने पैदा कर दिया था कि मोदी के अलावा कोई नहीं है और मोदी को कोई हरा नहीं सकता, तो फिर ये जनरल इलेक्शन कैसे फेस करेंगे, इसलिए इस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं। यानी आप ये कह और रहे अगर हैं। फर्ज कीजिए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है, तो जहां ये सरकारें खरीदते हैं और बेचते हैं, मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने खरीद लिया, तो क्या 5 साल वो क्या करेंगे? ये एक जगह नहीं किया, उन्होंने हर स्टेट में किया, खरीदारी की है। तो ये मालूम है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब कानूनी नुक्ता जो है वो फुजैल अयूबी साहब हैं, वो बताएंगे और नूर मोहम्मद साहब बताएंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ये 5 स्टेट के इलेक्शन को बढ़ाने की बात है। बिल्कुल। अब ये हालत हो गई है कि वो इंडिया जो बन गया तो उनका इसको भी बाहर फेंक दो, ठीक है। और ये कहा कि ये इस किस्म की सरकार है कि वो कह दिया कि साहब ये गुलामी का प्रतीक है। तो फिर नहीं, हम मेरे उस पे ख्याल से इंडियन इंस्टीट्यूट हम उस ऑफ पे आएंगे। टेक्नोलॉजी आईआईटी ये हम भी उस पे गुलामी का आएंगे इंस्टीट्यूट है। अदीब साहब, हम उस पे आएंगे और कि ये भारत ऑल इंडिया इस्तेमाल इंस्टीट्यूट ऑफ करेंगे या मेडिकल इंडिया साइंसेज, इस्तेमाल करेंगे। ये भी गुलामों की निशानदेही करता है। जी। तो ये किस हद तक जाएंगे, मुझे ये लगता है कि ये पूरी शोबदेबाजी जो की गई है वो इस वजह से कि ये 5 इलेक्शन स्टेट के फेस करना इनके लिए मुश्किल है। ठीक है। और ठीक है। ये इस लेवल पे आ गए हैं कि एक साबिक सदर जमहूरिया को इस लेवल पे जाके खड़ा कर दिया कि तुम कमेटी बनाओ। ठीक है। ठीक है। जस्ट इमेजिन, ठीक है। एक साबिक सदर हिंदुस्तान का बिल्कुल। वो इस लेवल पे जा रहा है। ठीक है। तो नूर इन्होंने साहब, सिर्फ हम। इस मकसद से मेरे हिसाब से किया गया है, ठीक है। और मैं इसको एक शोबदेबाजी समझता हूँ, ये मुमकिन नहीं है ठीक है। जमहूरियत में, ये मेरा अपना ख्याल है। ठीक है। नूर मोहम्मद साहब, जिस तरह से अदीब साहब कह रहे हैं कि ये जी जुमलेबाजी है, क्योंकि चुनाव 5 स्टेट में होने वाले हैं और जाहिर है कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी अनईजी सी इस वक्त सिचुएशन है, और यही वजह है कि इस तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वगैरह। लेकिन एक अहम सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भारत जब आजाद हुआ और उसके बाद से लेकर के 1967 तक तमाम जो लोकसभा और विधानसभाएं थी उन सब का चुनाव एक साथ हुआ करता था। उस वक्त वो चीजें जो है आसानी के साथ हो जाया करती थी। लेकिन एक बार उसके बाद जो सिचुएशन हम देखते हैं देश में, कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है कि चूंकि गिरती हुई सरकारें हैं और पूर्ण बहुमत की सरकारें उस वक्त नहीं है, गठबंधन की सरकारें हैं, एक मजबूरी रही है। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर मजबूत सरकार है और ये कहा जाए पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में अगर सरकार का ये स्टेप है कि एक इलेक्शन और होना चाहिए, इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के इलेक्शन, तकनीकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की सामने आएंगी? मैं देखिए, मैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहूंगा कि क्या इसमें प्रैक्टिकेबल है और क्या इसमें कितनी सिंसियरिटी दिख रही है। जैसा कि आदि भाई ने कहा कि 1967 तक तो दोनों सीट में चल ही रहे थे, हम्म। लेकिन लेकिन जब एक असेंबली किसी वजह से डिसॉल्व हो गई हम्म। तो उसके बाद उसका इलेक्शन दोबारा 6 महीने के अंदर कराना होता है इलेक्शन कमीशन को। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रख सकते। हम्म। तो दोबारा इलेक्शन हुआ तो उसका 5 साल का टर्म अलग हो गया। उसके बाद बहुत सारे और स्टेट्स में हम्म। इस तरह से गवर्नर रूल लगे और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हुई और इलेक्शन। इस तरह से आज के दिन हो क्या रहा है कि इतना सिंक टूट गया है कि हर साल एक दो इलेक्शन होते रहते हैं। हम्म। तो ये जो पैटर्न है ये ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी बात तो नहीं थी कि जो सिंक टूटा, हम्म। लेकिन इससे पब्लिक को एक फायदा हुआ। पब्लिक को ये फायदा ये हुआ कि आजकल गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वादे तो कर देती हैं लेकिन कुछ काम करती नहीं है या बहुत कम परफॉर्मेंस देती हैं। तो पब्लिक को उस मिड टर्म में जब इलेक्शंस होते हैं दूसरी स्टेट्स में, हम्म। तो अपने को वहां पे टेस्ट करने का मौका मिलता है, वहां पे उसको अपना गुस्सा गवर्नमेंट के खिलाफ निकालने का मौका मिलता है। तो ये एक डेमोक्रेसी का अपने को अपने एक्सप्रेशन का एक नया वो मिल गया है। हालांकि गलत तरीके से शुरू हुआ, जो हम्म। सिंह टूटा एक जगह जो डिफरेंट स्टेट्स में एक साथ होने चाहिए थे दोनों इलेक्शन। हम्म। तो जो सिंह टूट गया उसकी वजह से एक ये पब्लिक को जो फायदा हुआ हम्म। कि वो आज के दिन अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है और मिड टर्म आया तो उसमें अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं।
और गुस्से का इजहार करना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुस्सा इकट्ठा होता रहेगा तो फिर वायलेंट तरीके से वो निकलेगा बाहर, जो किसी भी कंट्री के लिए बेहतर चीज नहीं है। तो एक तो चीज ये हुई कि लोगों को लगता है कि जो बीच बीच में इलेक्शन होते हैं उसमें हम अपने गुस्से का इजहार कर लेते हैं, वो आप उनको डिप्राइव करोगे तो शायद उनको तकलीफ होगी, या शायद वो एक्सेप्ट ना करें इतनी आसानी से। अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, कमेटी बनाई, अदीब भाई ने बताया कमेटी बनाई, प्रेसिडेंट को उसमें रखा हुआ है, होम मिनिस्टर को रखा हुआ है। अब प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर की कमेटी जब आएगी तो उसको एग्जामिन करने की एक क्लर्क उसमें नोट लिखेगा, और उसके बाद वो जो भी प्रपोजल देगा, जो भी सिचुएशन है, और वो प्रेसिडेंट साहब जो पहले ऑलरेडी ज्वाइंट हाउस में ऑलरेडी कह चुके हैं, वन वोट और वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन के फेवर में, उन्हीं को उसका चेयरमैन बनाया गया। तो एक तो ये चीज बहुत समझ में नहीं आ रही है। उसमें एक इलेक्शन कमीशन का एक भी आदमी नहीं रखा गया, जो इलेक्शन जानता है उसको किसी आदमी को नहीं रखा गया। अपोजिशन के एक आदमी को रखा गया था, पर उन्होंने भी अपने को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद मिस्टर इनके सिंह, मिस्टर साल्वे, और जो मिस्टर कश्यप, सुभाष कश्यप और साल्वे तो 94 95 96 साल की उम्र के हैं। उनकी उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। साल्वे साहब अभी नई नई शादी हुई तो बिजी होंगे उसमें, अपनी फैमिली में। तो कहने का मतलब ये कि जो कमेटी में बनी है बहुत ज्यादा जामे, बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हुआ। दूसरी ये कि अगर अगर इलेक्शन कमीशन अगर गवर्नमेंट करना चाहे एक साथ इलेक्शन, तो यह हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब टेक्निकली स्पीकिंग तो हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ही ऐसी है कि साथ इलेक्शन हो। लेकिन आपने जो टीओआर जारी किया इस कमेटी का, उसमें पंचायत का और म्यूनिसपैलिटी का भी इलेक्शन डाल दिया। अब पंचायत और म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन अगर आप करेंगे तो उसके लिए हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। वो टाई अप करना इतने सारे इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ, इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी, पॉलिटिक्स उनकी अलग होती है, गांव सभा की अलग होती है, और म्यूनिसपैलिटीज की अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है, और पार्लियामेंट की अलग होती है। तो उसमें भी बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। लेकिन अगर ये कानूनी तौर पे, जो अभी फुजैल साहब बताएंगे, कानूनी तौर पे अगर ये हो जाए कि करना है, तो इलेक्शन कमीशन नेचुरली वो पीछे नहीं हटेगा। वो प्रोफेशनल बॉडी है, उसको एक्सपीरियंस वहाँ लोगों के पास बहुत है, हर जिले में इतने सारे लोग इलेक्शन के करा चुके हैं, तो वो तो कर लेंगे। लेकिन उनको टाई अप करना पड़ेगा, उनको उनको मशीनें और ज्यादा देनी पड़ेंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और देना पड़ेगा, वो सब चीजें होंगी, तो पैसा तो उसमें भी खर्च होगा। तो एक तो ये है कि अगर अगर करने पे आ जाए तो कमीशन को इम्पॉसिबल तो नहीं है, डिफिकल्ट जरूर है, नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं ये है। जो बात कही अब बात जाती है, आती है कि ये जो बात कही जाती है कि इससे पैसों की बचत हो जाएगी, और हम का साथ आ ही रहा हूँ, उसी साथ पे आ रहा हूँ, ये जी उसी पे आ रहा हूँ, पैसों पे आ रहा हूँ, जी पैसों पे आ रहा हूँ। अगर मान लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, तो भी हर पोलिंग स्टेशन वाइज ही इलेक्शन होंगे। जो जहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी से कैंपेन है, उनके कैंपेन अलग अलग ही होंगे। वो ऐसा तो होगा नहीं कि एक आदमी के नाम पे पूरी पूरी हर जगह आदमी को वोट मिल जाएगा। अलग अलग कैंडिडेट होंगे। हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसमें कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं। ये बात अलग है, गलत सिस्टम आ गया है कि इंडिविजुअल अपने को क्लेम करता है कि हमको वोट दीजिए पूरे वोट कंट्री वाइड। जो लेकिन स्कीम ऑफ थिंग्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, उसके हिसाब से कंस्टिट्यूंसी वाइज वोट मिलता है, उस कैंडिडेट को वोट मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कैंपेन पे खर्चा नहीं होगा, कैंपेन तो उतना ही खर्चा होगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट वही उतना ही खर्चा करेंगे जितने हम करते हैं। नहीं, पार्लियामेंट वाले लेकिन भी करेंगे, असेंबली वाले भी करेंगे, तो उसमें एक तो बात खर्चा एक बचने बात वाला ये नहीं। भी है जो उसमें एक तो तर्क बचना। जी, एक तर्क जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जब इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर दी जाती हैं, चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाती है, तो उसके बाद न पोस्टिंग हो सकती है, न किसी तरह का कोई ये विकास कोड का ऑफ जो कंडक्ट पे आ तरीका रहा हूँ, समझा कोड जा ऑफ रहा है। कंडक्ट पे आ रहा हूँ, जी कोड ऑफ कंडक्ट पे आ रहा हूँ। पहले ये बात कर जी लो। तो पहली बात, ये पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन में कोई खर्चा कम नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो चलते नहीं हम्म, रहेगा। अब आई बात इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन में। इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन हर पोलिंग स्टेशन पे जाएगी, टीम जाएगी हम्म, इलेक्शन की। जो वो टीम जाएगी उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो थोड़ा बच जाएगा, वो डेफिनेटली बचेगा। तो हम्म, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। हर पोलिंग स्टेशन में एक से ज्यादा 2-3 आदमी और एडिशनल आपको डालने पड़ेंगे। तो 3 आदमी में पहले इलेक्शन होता था 4 से, अब 4 आदमी और बढ़ जाएंगे। तो मोरलेस उसमें बहुत ज्यादा खर्चा बचने वाला नहीं है। हम्म, काउंटिंग में भी हर जगह हर हॉल का अलग अलग काउंटिंग होगी, अरेंजमेंट
अलग करने होंगे तो उसमें खर्चा उतना नहीं होगा, तो इफेक्टिवली बहुत ज्यादा फर्क खर्चे पे नहीं होगा। तो बिल्कुल। खर्चे की बात तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं लगती मुझे। जहां तक बात आती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, जो 3 3 महीने काम नहीं होता है, तो हम्म, 3 महीने जो काम नहीं होता उसकी वजह ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। हम्म, आज के दिन क्या हो रहा है कि 6 6 7 7 8 8 राउंड में इलेक्शन होते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम 2 राउंड कराती थी यूपी में, फॉर इंस्टेंस दिल्ली, ये गंगा के ऊपर वाले लोग हम्म, एक जगह एक दिन में ले लेते थे लोग, और हम्म, सिक्योरिटी फोर्सेस गंगा पार करके नीचे आ जाती थी, और वो दूसरे दिन इलेक्शन हो जाता था। 2 राउंड में इलेक्शन हो जाते थे। हम्म, 2006 में हमने 1996 में हम्म, यूपी असेंबली में पहली बार हम लोगों ने 3 किया था। ईस्टर्न यूपी को पहले किया था, हम्म, उसके बाद सेंट्रल, और उसके बाद इधर आके वेस्टर्न यूपी। तो हम्म, 3 राउंड में हमने वो किया था। लेकिन उसके बाद बिहार में और बंगाल में 7 7 8 हम्म, 8 राउंड के इलेक्शन हो रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली बहुत लंबा पीरियड खिंच जाता है, और कोड ऑफ कंडक्ट का ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कोड ऑफ कंडक्ट में, जैसे मान लीजिए आज यहाँ इलेक्शन हो रहा है, हम्म, या आज के दिन यहाँ कैंपेन नहीं होना चाहिए, बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरी फेज में हो रहा है, वो पे कैंपेन चल रही है, हम्म, मीडिया सब जगह चारों तरफ फैला रहा है सब चीजों को। हम्म, तो वो वो कैंपेन का मतलब ही खत्म हो गया है। हम्म, वो उसको रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि जिससे डेवलपमेंट पे असर ना पड़े। और डेवलपमेंट में असर क्या, नए काम मत शुरू हम्म, करो, नई स्कीम मत शुरू करो, बस। बाकी ये तो काम चलते रहते हैं। अब ये बात अलग है, काम ना करें अलग बात है। अच्छा, ट्रांसफर और वो अभी ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग आप 5 साल करो, आखिरी 2 3 महीने तो रुक सकते हो, 2 महीने तो रुक सकते हैं ना। हम्म, 5 साल में स्कीमें बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, अनाउंस करो, इम्प्लीमेंट करो। 1 2 महीने भी नहीं रुक सकते, कि इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो हम्म, इसलिए मुझे लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो बहाना है डेवलपमेंट रुक जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। मेरी मेरी नजर में, और ओवरऑल ओवरऑल लगता है हम्म, कि ये जो वन वोट और वन वन इलेक्शन का है, हम्म, उसमें अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती, तो हम्म, उनके जितने अपने गवर्नमेंट्स हैं स्टेट की, जैसे हम्म, आज के दिन बिहार, ये उत्तराखंड है, यूपी है, जितने उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको रिजाइन करा के, और इसी के साथ जो नवंबर के साथ हम्म, अगर वो अपने इलेक्शन करा लें, तो कम से कम आधे इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो बाकी बचेंगे, उनका इलेक्शन कुछ कानूनी तौर पे चेंज करके 2.5 साल के बाद हम्म, दूसरा कर दें, तो इस तरह ये सिंक बन जाएगा कि आधे स्टेट्स का इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के साथ, हम्म। और फिर बाकी आधे का होगा बीच में यानी 2.5 साल कुछ के बाद। स्टेट में, और फिर तो कुछ इस स्टेट, तरह का वो चेंज किया जा सकता है, रोस्टर बनाया जा सकता है। बिल्कुल कुछ स्टेट में प्रीपोल कर दे, और कुछ जो है उसके बाद जो 6 6 महीने ये का प्रीपोन गैप करने है। के लिए तो वो फुजैल साहब बताएंगे कि क्या क्या कानूनी पत्र क्या उसमें चेंज करना ठीक है पड़ेगा। फजल हम साहब। तो वो सीधा साधा एग्जाम्पल बता रहे हैं जी। कि 5 साल में इलेक्शन, 5 स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। जी। और जब ये जितने भी स्टेट जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, पार्टी की, बीजेपी की, या उनकी एलआई एनडीए की, वो अपने को एग्री करा लें कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल। और उसको प्रीपोन कर ले पार्लियामेंट को, तो हम्म, सब ये जो आधी स्टेट्स कम से कम पार्लियामेंट एक साथ हो सकती है। हम्म, तो अगर अगर सचमुच लोग सीरियस हैं, हम्म, तो पहला ये कदम उठाना चाहिए कि कम से कम आधी स्टेट्स का, हम्म, और पार्लियामेंट का, बगैर लॉ के चेंज किए हुए, हम्म, कानून में ज्यादा चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। हम्म, लेकिन अगर अपोजिशन वाली स्टेट्स को आप चाहोगे कि डिसॉल्व करें, तो हम्म, उसके लिए फुदैल साहब बताइए कि क्या क्या उसमें, उसको असेंबली डिसॉल्व करना बगैर रिकमेंडेशन के कैबिनेट के, मुझे नहीं लगता है कि फिजिबल होगा। बिल्कुल फजल साहब। तो वही बात है कि अगर करना है तो इस तरह से। ठीक है जी। फजल साहब, जिस तरह से बड़े विस्तार से जो है नूर मोहम्मद साहब ने चीजों को समझाने की कोशिश की कि कितना व्यवहारिक हो पाएगा ये काम अगर इस तरह से किया जाता है। लेकिन आपसे अगर टेक्निकल हम इस चीज को समझे, जाहिर है कि संविधान की जो अनुच्छेद 5 की बात की जाती है, अगर इस तरह से ये किया जाएगा तो कहीं ना कहीं संशोधन की बात आएगी। फिर दूसरा एक बड़ा मसला ये खड़ा होगा कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन और दूसरे स्टेट में अलग अलग पार्टियों की जो है सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक एक संकट क्रिएट हो जाएगा? देखिए, आपने जब शुरू में ये बात कही कि इलेक्शंस जो हम लोग क्या हुए 1967 तक, वो हम्म, साइमल्टेनियस हुए। हाँ। वो जो साइमल्टेनियस चुनाव हुए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हम्म,
ये तस्वुर नहीं रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका ना कोई प्रावधान है कि सारे इलेक्शंस एक साथ हों। तो वो 67 तक जो हुए वो बाय चांस हुए, बाय चॉइस नहीं हुए। आज जो बात हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। अब एक नई चीज ये सामने आई है, इसके सिलसिले में लॉ कमीशन के पास पहले ही ये बात जा चुकी थी। 2018 में लॉ कमीशन ने इसके ऊपर एक आधी अधूरी या एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई है। उसमें उन्होंने 3 ऑप्शंस प्रपोज किए, मगर उससे पहले उन्होंने ये बात कही, और आई थिंक वो बहुत अहम बात है, जो इसीलिए मैं अर्ज शुरू में कर रहा था कि बाय चॉइस ऐसे नहीं हुए सारे इलेक्शन, बाय चांस हुए। और हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टी पार्टीज के एंगेजमेंट से ऑनगोइंग है। वो कोई हाई स्कूल के इम्तिहान की तरह ऐसे नहीं हो सकता कि वो एक दिन कंक्लूड हो गया और उसके फिर अब ऐसे होगा। तो इसलिए जो लॉ कमीशन ने कहा 2018 में कि आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, आपकी जितनी अच्छी मंशा हो या इससे जितना भी फायदा हो, लेकिन आज के हालात में ये नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 2018 की अपनी उस रिपोर्ट में कि साहब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड करना पड़ेगा, और सिंस दिस टचेस अपॉन एन इशू रिगार्डिंग द सीट्स एंड इलेक्शंस इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, आपको 50% ऑफ द स्टेट से इसको रेटिफाई कराना पड़ेगा, तब वो अमेंडमेंट जो है वो अमल में आएगा। तो ये बात मतलब एक बहुत आम सी बात है कि आर्टिकल 83 और 172 में 5 साल का वक्त है। वो जैसे सर ने कहा, नूर मोहम्मद साहब ने, कि वो आप वॉलंटरीली आप वो रिजाइन कर दीजिए और वॉलंटरीली आप, बट देन अगेन द विजडम ऑफ द गवर्नर विल बी टू एक्सेप्ट फॉर एन अर्ली इलेक्शन और नॉट विल बी देयर, कि for no reason in mind you are placing the entire state for an election in the middle of the term. वो एक अलग पहलू। तो ये बात जो आज आई है ये कंप्लीटली ओवरलुक कर रही है लॉ कमीशन की उस एक्सरसाइज को। तो हमें इस तो वक्त किस आधार पे रावत साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनके सामने जब ये बात आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है और इजीली तमाम काम हो जाएंगे, तमाम हमारी तैयारियां पूरी। आई थिंक मतलब व्हाट टू से अबाउट दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ये इसको कंसीव ही नहीं करता है, इसका कोई तसव्वुर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नहीं तो अदीब साहब जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ एक जुमला हो सकता है, जाती तसव्वुर में हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तसव्वुर में अभी ये बात नहीं है। अच्छा। उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हाँ। और ये जो 5 ईयर टर्म प्रिस्क्राइब्ड है, आप उसको कैसे कट शॉर्ट करेंगे? बिकॉज तो ये यू 5 हैव दिन सम का आइडिया। विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है 18 से 22 तक का, क्या माना जाए कि उसमें इस पे कुछ डिबेट हो? नो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये पहले तो दिस मतलब ये बात तो मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट में ये बातें आ गई हैं। उन्होंने इस सिचुएशन को डील करने के लिए अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब किया और 3 ऑप्शंस दिए कि भाई आगे पीछे कर लिए। 3 ऑप्शंस हैं, बड़े डिटेल में ऑप्शंस हैं कि वो कैसे उसको किया जाएगा। लेकिन उस सब के बावजूद ये उन्होंने पाया कि ये प्लॉजिबल या पॉसिबल नहीं है फिल वक्त। खास तौर से जो सर ने लास्ट बात की कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के कंटेक्स्ट में, ये तो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के कंटेक्स्ट में तो 2018 के लॉ कमीशन के रेफरेंस में भी नहीं था, और उसमें उन्होंने कहा था ये तो मुमकिन ही नहीं है। जिसको अब ये समझ रहे हैं, यानी उन्होंने ये रिपोर्ट ही नहीं देखी है 2018 की, कि बाबा 2018 की रिपोर्ट तो देख लो कि वो ऑलरेडी क्या कह रही है। नई अच्छा नए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जैसे सर ने कहा कि भाई उसमें म्युनिसिपैलिटी भी है और नूर मोहम्मद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नूर मोहम्मद साहब कुछ ऐड करना चाह जी। मैं रावत की ओपी रावत की बात पे कमेंट करना चाह रहा था जी। कि ओपी रावत का जो बयान है वो बहुत ही टेक्निकल है। अच्छा, ठीक है। वो ये है कि अलग अगर हमको कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट, तो ठीक है, भले डिफिकल्ट भी हो लेकिन हम कर लेंगे।
हमको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, हमको रिवाइव करना चाहिए। वही बात मैंने भी कही थी कि अगर करना ही होगा तो, लेकिन उसके लिए जो फजल साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी। और अगर 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 अमेंडमेंट में आधी आधी स्टेट्स को उसका कंकरेंस जरूरी है, तो ये तो टाइम है ही नहीं उनके पास करने के लिए। ये तो मुश्किल है। अच्छा है, एक बात अलबत्ता है, मैं किसी और जगह पे डिस्कशन इसी बात पे हो रहा था, तो एक साहब ने बड़ी बहुत ही डरावनी बात कही। उनका ये कहना था कि जो नई नई पार्लियामेंट है उसमें 800 सीटें हैं। जी तो ये वजह हो सकती है कि ये केस बनाया जाए कि हम डिलिमिटेशन करेंगे 800 सीट की पार्लियामेंट बनाने की, अपने लोकसभा बनाने की, और इसलिए हमको टाइम चाहिए। और इसलिए वो कोई प्रोविजन ऐसा निकाला जाए जिससे ये पूरे इलेक्शन सब पोस्टपोन हो जाएं, और चाहे इमरजेंसी के फॉर्म में करिए, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर वो माइनर उससे चेंज हो सकता है, अमेंडमेंट से आ सकता है तो करें। वो तो फजल साहब ज्यादा बता सकते हैं। तो वो तो बहुत ही खतरनाक बात लग रही थी मुझे कि उनका कहना है कि हम आकर के कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल। और डिलिमिटेशन करेंगे। अब डिलिमिटेशन अगर आप करोगे तो साउथ इंडिया की स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग बड़ी अच्छी तरह से की है, उनकी सीट कम हो जाएगी। उनकी सीट कम होगी तो साउथ इंडिया वाले पूरे हंगामा करना शुरू कर देंगे कि हमारी सीट तो कम हो रही है, हमने अच्छा काम किया, इसके लिए हमको पनिश किया जा रहा है। वही जब 2002 का हो रहा था लिमिटेशन, तभी उन लोगों ने यही बात कही थी, ठीक है, और तब एक उसमें आखिरी पार्लियामेंट सवाल, ने ये कहा। एक आखिरी सवाल अदीब साहब, चूंकि समय खत्म हो गया है, बहुत कम शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे। अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो लोग बहुत सारे इस तरह की आशंकाएं भी जता रहे हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनका वजूद तो बच जाएगा, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस प्रोसेस की वजह से उन पे इसका गहरा असर पड़ेगा। आप क्या कहेंगे बहुत कम शब्दों में? देखिए, कानूनी तौर पे जो अभी दोनों हजरात ने कहा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने अमेंडमेंट्स होंगे। असल में आरएसएस की सोच जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। हाँ, अगर ये इलेक्शन वो जीत गए तो हो सकता है कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म आ जाए। और लेकिन आज के दौर में मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये 4 दिन 5 दिन का जो बुलाया गया है सेशन, अभी तक यही नहीं पता है कि कौन से बिल आने हैं, क्या एजेंडा है। और बस ये बुला लिया गया है। एक तो ये है कि G20 की सक्सेस के लिए पीठ सहलाई जाएगी, और फिर मेरे अपने ख्याल से कहा जाएगा कि कमेटी बिठा दी गई है और बड़े एमिनेंट लोग बैठ गए हैं, बहुत सीनियर वकला हैं और साबिक सदर हैं हिंदुस्तान के, वगैरह वगैरह। हमको टाइम दिया जाए। देखिए, ये हैरत अंगेज है कि जब मणिपुर जल रहा था, पूरा हिंदुस्तान कह रहा था और हर पार्लियामेंटेरियन कह रहा था कि बताओ वहां हुआ क्या है। उस वक्त कोई सदन नहीं बुलाया गया। उस वक्त ये मालूम भी नहीं किया गया कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और आज 4 दिन 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है जिसका कोई एजेंडा ही नहीं। तो इस मुल्क में क्या हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ प्रेसिडेंट रूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने की ख्वाहिशमंद हैं ये लोग। और वो उस दिन इस मुल्क का आखिरी दिन होगा। शुरुआत हो चुकी है। कानूनी लोग कुछ भी कहें, वो बेचारे कहते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ कानून मान कौन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने देखा है कि राज्यसभा का चेयरमैन एक पार्टी बन जाए? मैंने तो एक बात में कही थी कि अपोजिशन को चाहिए कि वो रिक्वेस्ट करें कि रूलिंग पार्टीज के एमपी जाके अपना काम करें, वहां चेयरमैन बैठा हुआ है, वो अकेले ही काम कर रहा है। ठीक है। तो जब ये शक्ल पार्लियामेंट की हो जाए और फिर कहा जाए कि बड़ा गर्व है, गर्व नहीं है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल तशवीश की मैं बात है। समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली वही जाएगा जो आरएसएस की सोच है कि एक आदमी सोचेगा वही हुकूमत चलाएगा। ठीक है, बहुत हम बहुत वहां शुक्रिया। पर बहुत बहुत शुक्रिया दिया साहब, तो आप हमारे साथ जुड़े, फजैल साहब आप हमारे साथ जुड़े, नूर मोहम्मद साहब आप हमारे साथ जुड़े। जाहिर है कि इस वक्त देश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इसकी जो पेचीदगियां हैं, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। और जिन खदशात की तरफ
जिन आशंकाओं की तरफ इशारा किया गया है उस पर भी नजर रहनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।